So, the topic which we're going to start today is basically spirochetes, ठीक है। और जैसे आप सबको पता है कि हम लोग आजकल वो बैक्टीरिया पढ़े हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग से, रूटीन स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, ठीक है। So this would probably be the last lecture in gram-negative bacteria, leading to your test on 7th of July instead of 11th July. ठीक है, ये सब लोग नोट कर लें। आपका टेस्ट अब 11 जुलाई को नहीं है। जो आपका नया टेस्ट शेड्यूल बना है उसके मुताबिक आपका टेस्ट अब 7 जुलाई को है, ट्यूसडे को, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कवर इट। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। In case there is anything left, so we still have a lecture on Saturday. तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे because this is a long chapter. Okay. So just a brief introduction of the spirochetes. If you have any questions, please write in the chat box. So starting, spirochetes, they are motile spiral bacteria, 3 से 500 meters long होते हैं, ठीक है। So this is a little bit longer in length. They have endocellular flagella, which number between 2 and more than 100 per organism. So till now we have been dealing with bacteria जिनके जो flagella है वो on the external surface होते हैं, ठीक है। लेकिन इन bacteria के flagella इनकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होते हैं। इसी की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल होता है या किसी हद तक फोल्डेड भी आप कह सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन the species, the number of flagella is different, but definitely they are involved in locomotion or movement of bacteria from one point to another following any stimulus that could be chemical or some other gradient that leads them to the movement. So each axial fibril, it attaches at an opposite end and winds around the cell body, which is enclosed by environment. Spirochetes are characteristically found in liquid environment, while mud and water
Okay, so unfortunately there was an internet problem जिसकी वजह से ये disrupt हो गया था, ठीक है? So I hope now you can hear me well. Please just point ताकि हम lecture continue करें. हमें आज काफी lengthy topic cover करना है. Okay, ठीक है. So about the structure of this bacterium, here you can see ये जो blue color से आपको नजर आ रहा है, basically this is the flagellum, ठीक है? और ये इसकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं. और इन फ्लैजेला की जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये देखिए ये लॉन्ग बॉडी है बैक्टीरियम की, जिसको ये यहाँ से आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से इसकी जो ये जो शेप स्पाइरल है वो इन फ्लैजेला की अटैचमेंट की वजह से है. ये फ्लैजेला यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच्ड है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच्ड है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच्ड है, ठीक है? तो ये इसकी जो बैक्टीरिया की बॉडी है या प्रोटोप्लाज्मिक सेल सिलेंडर जिसको कह सकते हैं, ये इसको डिफरेंट जगहों से आपस में कनेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से इस बैक्टीरियम की इस तरह की शेप है. ओके, सो जो ट्रेपोनेमा है जो स्पाइरोकीट्स हैं, इसकी 5 जेनरा है, ठीक है? जिनमें से 3 जो है वो ह्यूमन पैथोजेंस हैं. इसमें ट्रेपोनेमा है, बोरीलिया और लेप्टोस्पाइरा. जो ट्रेपोनेमा है इसकी डिजीज का नाम क्या है? सिफिलिस, बेजल, ग्योल्स, पिंटा and in oral cavity acute necrotizing ulcerative gingivitis. ठीक है, तो इसमें से हम 2 डिजीजेस ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से एक सिफिलिस है और दूसरी ये एक स्लाइड में हम कवर करेंगे इसकी जो ओरल कैविटी की कंडीशंस होती है, ठीक है? और अदर देन दैट इनके बारे में अगर बुक में जितना लिखा हुआ है दैट इज मोर देन इनफ. देन नेक्स्ट इज बोरीलिया. बोरीलिया की डिजीज का नाम है लाइम्स डिजीज. और थर्ड इसमें आ रहा है लेप्टोस्पाइरा, जो लेप्टोस्पाइरोसिस कॉज करता है, ठीक है? ओके, सो सिफिलिस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिफिलिस, एक एक्वायर्ड सिफिलिस है और दूसरी कंजेनिटल सिफिलिस है. जो एक्वायर्ड सिफिलिस है वो कैसे एक्वायर हो रही है, आप कह सकते हैं इसकी ट्रांसमिशन क्या है डिजीज की? सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद अ स्पाइरोकीट कंटेनिंग ग्लियन ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. तो जो प्राइमरी सिफिलिस की जो लियन होती है, चैंकर भी उसको कहते हैं, स्किन लियन है, ठीक है? उसके अंदर स्पाइरोकीट्स बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं और इस लियन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जहां भी स्किन आएगी वहां पे ये स्किन टू स्किन ट्रांसफर हो सकते हैं. सेकेंड इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं सिफिलिस, ठीक है? ये स्पाइरोकीट है. ट्रेपोनेमा पैलिडम इस ऑर्गेनिज्म का नाम है और ये ट्रांसमिट हो रहा है सेक्सुअली. नेक्स्ट इज कंजेनिटल सिफिलिस. कंजेनिटल सिफिलिस का क्या मतलब हुआ? जो बिफोर बर्थ एक्वायर होती है, ठीक है? सो किस तरह से एक्वायर हो सकती है बिफोर बर्थ? इन 2 वेज. एक तो ये हो सकता है कि मदर इन्फेक्टेड थी और ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो गई, ठीक है? और दूसरा क्या सोर्स है कि ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस मदर से बेबी में ट्रांसमिट हुई थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल. प्राइमरी सिफिलिस. प्राइमरी सिफिलिस क्या चीज है? यूजुअली इट अकर्स विद इन 2 to 10 वीक्स ऑफ एक्सपोजर. यहाँ फर्स्ट एक्सपोजर की बात हो रही है. 2 से 10 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होगा. फिर स्पाइरोकीट्स इस टाइम के दौरान मल्टीप्लाई करेंगे एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन एंड अ लोकल नॉन टेंडर अल्सर, जिसको चैंकर भी कहते हैं, इट इज फॉर्म. It heals spontaneously, but spirochetes spread widely via the bloodstream bacteremia to many organs. Then it can also spread to other individuals at this stage. तो ये प्राइमरी सिफिलिस है. इसमें आपने देख लिया इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 10 वीक्स है प्राइमरी एक्सपोजर से. फिर स्पाइरोकीट्स अपनी लियन की जो प्राइमरी लियन है इसके अंदर बहुत ज्यादा वाइड नंबर में होती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. जो प्राइमरी सिफिलिस की लियन है इसको चैंकर भी कहते हैं. और ये यहाँ पे इंडिविजुअल हाईली इन्फेक्शियस होता है, ये ट्रांसमिट कर सकता है इसको. इट कैन हील स्पॉन्टेनियसली बट स्पाइरोकीट स्प्रेड वाइडली वाया ब्लड स्ट्रीम. तो अगर ये खुद हील कर भी जाती है तो भी ये पेशेंट इन्फेक्शियस रह जाता है. प्राइमरी सिफिलिस में एक अल्सर बनता है, इट इज कॉल्ड चैंकर. ये कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में,
ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्किन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, दोनों वेज। ओके, नेक्स्ट इज ओके चैंकर जो है इट इज अ पेनलेस अल्सर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सिफिलिस, इट अकर्स 1 to 3 months लेटर, यानी कि प्राइमरी सिफिलिस, जो प्राइमरी सिफिलिस की लेन है चैंकर वो बना, वो हील अप हो गया, उसके तकरीबन 1 से 3 माह के बाद सेकेंडरी सिफिलिस डेवलप हो सकती है। ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट्स द एंडोथेलियम ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स causing end arthritis। ये याद रखना है आपने, पैथोजेनेसिस बेसिकली इसकी यही है, एंडोथेलियम और स्मॉल ब्लड वेसल्स आर इन्फेक्टेड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंडार्ट्राइटिस। कैसे अपीयर होता है? मैक्युलर पैपुलर रैश की फॉर्म में, कहाँ पे? बॉडी पे, ठीक है, ये ऐसा रैश है जो बॉडी पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली पाम्स और सोल्स पे जरूर होता है, ठीक है, और एज मॉइस्ट पेप्यूल्स ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस पैचेस भी हो सकते हैं। तो पाम्स और सोल्स को ये स्पेयर नहीं करता, ठीक है, पेशेंट की हथेलियों में भी होगा और पैर के तलवे में भी होगा। Moist lesions on the genitals, they are called condylomata lata। और इन लीजेंस के अंदर भी स्पाइरोकीट्स बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ये हाईली इन्फेक्शियस हैं, लेकिन ये भी स्पॉन्टेनियसली हील कर सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या होते हैं? जो कि लो ग्रेड फीवर है, बॉडी एक्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, वेट लॉस, हेडेक, मसल पेन्स हैं, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी अगर कर सकते हैं, जिसमें फेरिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, नेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस, तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जहाँ पे भी ये स्प्रेड हो तो वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सिफिलिस में आपको मेनली जो चीज नजर आती है वो रैश है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज पिक्चर ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस। Okay. Now coming to the first stage of the disease, 3 to 90 days after exposure, a sore is formed, okay, in the skin or mucous membrane. Then second stage, 4 to 10 weeks after the initial infection and body rash appears, जो कि palms पे भी होगा, soles पे भी होगा और all over the body कहीं पे भी develop हो सकता है। देन थर्ड जो है ये थर्ड स्टेज 3 to 15 years, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये जो थर्ड स्टेज है इसकी वो कई सालों के बाद भी हो सकती है। इनिशियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को दोबारा कभी भी इससे इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इट रिमेन्स इन लेटेंट स्टेज इन द बॉडी, यानी कि सिम्टम्स हो या ना हो, bacteria is present inside the body and it infects the internal organs in the later stages. पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है ये आपको एक स्लाइड में समराइज करके यहाँ पे दिखाई है कि ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कैसे करता है, लिम्फ से, ब्लड से। ट्रांसमिशन सबसे पहले कैसे ट्रांसमिट हुआ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, इसमें होमोसेक्सुअल्स भी हैं, इसमें हेटेरोसेक्सुअल्स भी हैं। इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 weeks, देन इट स्प्रेड्स टू द ब्लड via blood and lymph and leading to the primary syphilis. Then primary syphilis में क्या है? Chancre. It may be at the site of inoculation, for example on penis, labia, vagina. It is a sexually transmitted disease. Then it is a painless ulcer. ठीक है, इसी वजह से पेशेंट्स अक्सर इसको इग्नोर भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, तकरीबन 24 वीक्स। 24 वीक्स का क्या मतलब हुआ कि 24 हफ्तों तक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो सकता है, यानी कि प्राइमरी सिफिलिस का अल्सर बना, हील कर गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि 24 वीक्स तक इसकी कोई भी सिम्टम्स ना हो, यानी तकरीबन 6 माह तक कोई सिम्टम्स नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी सिफिलिस स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होगा? रैश डेवलप होगा। इट मे बी अकम्पनीड बाय हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे ये एंडार्ट्राइटिस कॉज कर रहा है। और इसमें ये रैश बनेगा, ठीक है। रैश पाम्स में भी होगा, सोल्स में भी होगा, ऑल ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। देन इसके बाद अगली स्टेज क्या है? लेटेंट सिफिलिस। कभी ऐसे भी हो सकता है कि प्राइमरी के बाद लेटेंट में चले जाए, सेकेंडरी के बाद लेटेंट से दोबारा सेकेंडरी में चला जाए और फिर टर्शरी तक चला जाए, ठीक है। तो लेटेंसी क्या चीज है? लेटेंसी ये है कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उस टाइम के दौरान कोई साइन एंड सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, स्टिल द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। और अगर आप इस पेशेंट के टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको ये
ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें आपको बैक्टीरिया इसकी बॉडी सिचुएशंस में या इसकी लिम्फ और ब्लड की बात जो हो रही है उसके जरिए से स्प्रेड करके इसकी बॉडी में ये लेटेंट स्टेज में मौजूद होंगे. नो सिम्टम्स ट्रेपोनेमा वैलिडम प्रेजेंट इन लेटेंट स्टेज. लेटेंट पीरियड मे लास्ट फ्रॉम 3 to up to 30 years. ठीक है. उसके बाद टर्शरी सिफिलिस होती है. टर्शरी सिफिलिस देखिए क्या होता है कि एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जैसे कि हमने कहा था कि हम इम्यूनोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एक तो इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एक डिलेड टाइप होती है जो कि काफी अरसे के बाद बॉडी के अंदर जाहिर होती है. तो जो टर्शरी सिफिलिस है इसमें भी यही होता है कि जब ये लेटेंसी का पीरियड ओवर होता है तो इन्हीं ट्रेपोनेमा एंटीजन से बॉडी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है. इसके अंदर ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी. ठीक है. और जो ग्रैन्युलोमा बनेगा उसको हम कहते हैं गुमा ऑफ द स्किन. दीज रीजन्स में in deep organs along with CNS degeneration and ascending aortic aneurysm. Okay, so tertiary syphilis can involve the different body organs. अच्छा, अब हम लेटेंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इन अबाउट 1/3 केसेस, तो अगर हम टोटल सिफिलिस के केसेस को 3 उसमें डिवाइड करें तो 1/3 तो ऐसे हैं जो खुद से हील कर जाएंगे स्पॉन्टेनियसली और पेशेंट ये समझेगा कि वो रिकवर कर चुका है, हालांकि ये रिकवरी नहीं है. ठीक है. 1/3 ऐसे होंगे जो कि लेटेंसी में चले जाएंगे. इनमें क्या होगा, लियंस कोई नहीं होगी, लेकिन सीरोलॉजी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन अभी कंटिन्यू है. ठीक है. This latent period can be divided into early and late stages. Early latent period होगा, late latent period होगा. Early latent period क्या है? 1 to 2 years after the secondary stage. ठीक है. And it can reappear and the patients can infect others. Late latent period में क्या होता है? It can last for many years. No symptoms occur and the patients are non-infectious. टर्शरी सिफिलिस जो रिमेनिंग 1/3 है वो टर्शरी की तरफ प्रोग्रेस करते हैं. दे मे शो ग्रैन्युलोमास, उनको गम्मा भी कहते हैं, स्पेशली ऑफ द स्किन एंड बोन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन आल्सो बी इन्वॉल्व. इट इज नोन एज न्यूरोसिफिलिस. ठीक है. इसमें है टेबीज पैरेसिस. ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर. ठीक है. इसको न्यूरोसिफिलिस कहते हैं. कार्डियोवैस्कुलर लीजन्स अगर बनेंगी तो उसको कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस कहेंगे. एओर्टाइटिस बन सकता है, एनेरिज्म ऑफ द असेंडिंग एओर्टा बन सकते हैं. ठीक है. और जो टर्शरी की जो लीजन्स हैं इनमें ट्रेपोनेमा इटसेल्फ जो बैक्टीरिया है वो एज सच नजर नहीं आते. Then is congenital syphilis. Congenital syphilis में organism is transmitted across placenta, typically after the 3rd month of pregnancy. ठीक है, यानी कि gestation के 3rd month के बाद ये placenta को क्रॉस करके बेबी की बॉडी में एंटर हो जाते हैं. क्लिनिकल फीचर्स इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? जब ये बेबी बॉर्न होगा इसमें स्किन और बोन की लीजन्स हो सकती हैं, इसमें हचिसन टीथ्स हो सकते हैं, इसमें मलबरी मोलर्स हो सकते हैं, सेबर शिन, सैडल नोज, रेगेड्स, स्नफल्स एंड फ्रंटल बॉसिंग. ये सारे इसके फीचर्स हैं जो बताए हुए हैं आपको. ठीक है. तो इसमें से जो है ना, इनके पिक्चर्स हम देखेंगे अभी तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे अपेयर करते हैं. अच्छा, अदर इसके अलावा और कौन सी फाइंडिंग्स हो सकती हैं? हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस एंड 8th नर्व पैरालिसिस, जिसमें कि डेफनेस आ जाती है. फीटल इन्फेक्शन कैन आल्सो रिजल्ट इन स्टिल बर्थ, यानी ये बेबीज जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ दे कैन आल्सो बी बोर्न डेड. हचिसन टीथ में आप देख सकते हैं, हचिसन टीथ में क्या चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये नॉच बन जाती है. ठीक है. कैन बी सेंट्रल, एक सेंट्रल नॉचिंग हो जाती है. तो इस तरह के टीथ अगर किसी बच्चे में आपने देखे हैं तो दैट मीन्स कि ये कंजेनिटल सिफिलिस का केस हो सकता है. सो यू ऑलवेज हैव टू टेस्ट द चाइल्ड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, ये देखिए ये हेजीनेस जो आपको नजर आ रही है, दिस इज इंटरस्टिशियल केराटाइटिस. अच्छा, इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे इसके अंदर था स्नफल्स और कुछ और चीजें थी. स्नफल्स में क्या होता है, ये नेजल पाथवेज जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेपोनेमा पैलेटम. अच्छा, अब इसके लिए एक निमोनिक या आप कह सकते हैं कि एक पिक्चर है जिससे आपको हचिसन ट्रायड याद रहे. कंजेनिटल सिफिलिस में हचिसन ट्रायड जो आपने याद रखनी है. ठीक है. इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, तो ये आपको मंकी डे के कुछ याद आ रहा होगा जो हम सुनते हैं कि ये जो गांधी के 3 मुदात थे तालिबन, तो उसमें से आपको ये याद रखने के लिए आपको ये मंकी जो है ना उन्हीं 3 पोजेस में बनाया हुआ है. और इसको आपने इस तरह याद रखना है कि अगर आईज की बात कर रहे हैं तो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, ईयर्स की बात कर रहे हैं तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस, और अगर आप माउथ की बात कर रहे हैं तो हचिसन टीथ.
ठीक है, इस पिक्चर से आपने ये याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से कंजेनिटल सिफिलिस के फीचर्स बता रहे हैं। लैब डायग्नोसिस इसकी इम्पॉर्टेंट है। आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ बीइंग डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये शायद बहुत ज़्यादा एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन चूंकि हमारे यूएचएस के करिकुलम में शामिल है इसलिए हमने इसकी डिटेल तो पूरी पढ़नी है। ठीक है, प्रैक्टिकली चाहे आपको ये फॉलो करनी पड़े या ना करनी पड़े, यू हैव टू रिमेंबर द डिटेल्स। तो कोशिश करेंगे कि हम ब्रीफली सारे टेस्ट डिस्कस कर लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट क्या है और ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। लैब डायग्नोसिस में 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, जिनमें से सबसे पहली है माइक्रोस्कोपी, ठीक है, दूसरी है नॉन ट्रेपोनिमल एंटीजेंस की टेस्ट और तीसरी है ट्रेपोनिमल एंटीजेंस की टेस्ट। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी से हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपी में 2 चीजें आती हैं, एक तो हम इनकी डायरेक्ट फील्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होगा कि एक डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया अपेयर करेंगे, और डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से टैग किया जाता है इन बैक्टीरिया को। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने सैंपल कहाँ से लेना है। ठीक है, अगर प्राइमरी सिफिलिस का केस है तो डेफिनेटली जो है चैंकर से आपने सैंपल लेना है। इट कैन बी द फ्लूइड, ठीक है, इट कैन बी स्वैब, ठीक है। तो उसको फिर आपने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से स्मीयर बना के स्लाइड पे फिर आपने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करनी है या फिर आपने डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग करनी है। ग्राम स्टेनिंग में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, इसमें बायोप्सी स्पेसिमेन है। अगर जो टर्शियरी सिफिलिस है उसकी जो ग्रैनुलोमेटस लेयर है उसमें से बायोप्सी ली है अगर आपने, तो इसके लिए सिल्वर स्टेन या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग की जाती है। ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आप देख रहे हैं अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको ट्रेपोनिमा क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। देन डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग में इसमें क्या है कि एंटीबॉडीज जो है इसको ये फ्लोरेसिन डाई से टैग किया हुआ है, ठीक है, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से टैग किया। ओके, नॉन स्पेसिफिक सिरोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें नॉन ट्रेपोनिमल एंटीजेंस है और ट्रेपोनिमल एंटीजेंस है। तो इसके लिए आप ये याद रखिएगा कि इन बैक्टीरिया को लैब में कल्चर करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से हम बेसिकली सीरोलॉजिकल टेस्ट पे रिलाई करते हैं। अब ये बुक में जो डिटेल लिखी गई है ना वो बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें से मेन पॉइंट्स अगर आप याद रख सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले सैंपल आपने कहाँ से लेना है, प्राइमरी सिफिलिस है तो चैंकर अल्सर से आपने लेना है, फ्लूइड एक्सुडेट लेना है। अगर टर्शियरी सिफिलिस है तो आपने बायोप्सी भी आप ले सकते हैं ग्रैनुलोमेटस लियन से, ठीक है। इसी तरह अगर वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करी है तो उस जगह से भी आप सैंपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है तो आप सीएसएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर क्या टेस्ट परफॉर्म करने हैं, माइक्रोस्कोपी करनी है। माइक्रोस्कोपी के दोनों कंपोनेंट्स आपने लिख देने हैं, इसमें क्या है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है और डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट है और स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक में नॉन ट्रेपोनिमल एंटीजेंस, इसमें क्या होता है जो नॉर्मल मेमेलियन टिश्यू है उसके कुछ एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं, जैसे कि कार्डियोलिपिड है जो कि बीफ हार्ट से हम ये एंटीजन लेते हैं या टिश्यू डिराइव करते हैं। देन इट रिएक्ट्स विद द एंटीबॉडीज इन द सीरम सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट विद सिफिलिस, ठीक है। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, आईजीजी और आईजीएम का मिक्सचर होती है और इनको हम रिएजिन कहते हैं, ठीक है। तो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज का क्या नाम है, रिएजिन, और ये मिक्सचर है आईजीजी और आईजीएम का, ठीक है। अगर पेशेंट के बॉडी में ये इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तो ये एंटीबॉडीज जाके जो हमने एंटीजन दिया था कार्डियोलिपिन इसके साथ बाइंड करेंगी और यहाँ पे आपको विजिबल रिएक्शन नजर आएगा। इस स्लाइड में से आपने याद ये रखना है नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट है जिसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ये वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी VDRL टेस्ट और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट RPR टेस्ट, ठीक है। अप टू दिस स्लाइड यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखिएगा कि 2 टेस्ट करे हैं नॉन ट्रेपोनिमल एंटीजेंस के लिए, जिसमें से एक है VDRL और दूसरा है RPR, बस इसमें से और कुछ नहीं याद रखना। नेक्स्ट में आपको खुद इनको आसान करके बता देंगे। अच्छा, अब आ गया आरपीआर। आरपीआर एंटीजन टेस्ट जो है
रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरपीआर एंटीजन होता है, ठीक है, और वो पेशेंट की एंटीबॉडीज के साथ इसका रिएक्शन हम नोट करते हैं। अब आरपीआर एंटीजन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, कार्डियोलिपिन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, और ये तीनों चीजें बाउंड होती हैं चारकोल पार्टिकल्स के लिए के साथ। ठीक है, चारकोल पार्टिकल्स इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो क्लम्पिंग है वो विजिबल हो सके। In syphilis patient, the anti-lipid antibodies या reagent in serum are formed. ठीक है, जब ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो ये क्रॉस रिएक्ट करेंगी इस एंटीजन के साथ जो कि हमने आरपीआर एंटीजन का नाम दिया है जिसको। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्लम्पिंग शो होगी और चारकोल पार्टिकल्स के साथ वो क्लम्पिंग बहुत प्रोमिनेंट विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है देन आरपीआर ये रिएक्शन शुगर, इफ इट्स नॉट प्रेजेंट नॉन रिएक्टिव। ठीक है, स्टेज 1 में भी ऐसा हो सकता है कि नॉन रिएक्टिव टेस्ट आ जाए। देन इफ प्रेजेंट बट इन स्मॉल क्वांटिटीज देन वीकली रिएक्टिव हो सकता है, और अगर कुछ केसेस में स्ट्रांगली रिएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, सो इसको हम नॉन स्पेसिफिक टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्डियोलिपिन है, ये वाला जो टेस्ट है, ये कुछ और केसेस में भी पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, सो इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर सिफिलिस बट इट इज नॉन ट्रेपोनिमल एंटीजन टेस्ट। ठीक है, ओके, ये टेस्ट पॉजिटिव कब आते हैं, मोस्टली इन द केसेस ऑफ प्राइमरी सिफिलिस, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव इन सेकेंडरी सिफिलिस। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको बताया है कि कुछ केसेस में रिएक्टिव आएगा, कुछ में नॉन रिएक्टिव आएगा, लेकिन सेकेंडरी में जरूर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइटर ऑफ दीज नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डिक्रीजेस विद इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन कंट्रास्ट टू द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज व्हिच आर पॉजिटिव फॉर लाइफ। तो जो ट्रेपोनिमल एंटीजन हैं उनके टेस्ट जो है वो थ्रू आउट लाइफ पॉजिटिव ही रहते हैं, और जो नॉन ट्रेपोनिमल के हैं वो ट्रीटमेंट के बाद डिक्रीज करने लग जाते हैं। इसलिए हम इन टेस्ट को यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करी है या नहीं। नेक्स्ट इज वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, VDRL टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट है सिफिलिस के लिए, और इसके अलावा रिलेटेड नॉन वेनेरियल ट्रेपोनिमा डिजीजेस दैट वाज डेवलप्ड बाय ट्रेपोनिमस लैब। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर सिफिलिस, इट हैज हाई सेंसिटिविटी whereas other modes are used to diagnose the disease। ये एक पॉपुलेशन में सिफिलिस को स्क्रीन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हर डायग्नोसिस नहीं देता। बेसिस ऑफ टेस्ट क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय अ पेशेंट विद सिफिलिस रिएक्ट्स विद एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फॉक्स हार्ट एंटीजन्स। अच्छा, अब आपने देखा है कि ये और आरपीआर मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, ये और आरपीआर मिलते जुलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आरपीआर टेस्ट है इसके अंदर हमने चारकोल यूज किया हुआ है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं जिनके साथ हमने इसको अटैच करवाया है। ठीक है, और VDRL टेस्ट में ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स यूज नहीं होते, इसमें हमने डायरेक्टली परफॉर्म करना होता है। इट देयरफॉर डिटेक्ट्स द एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। ठीक है, आरपीआर भी एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है और VDRL भी एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज को ही डिटेक्ट करता है। ठीक है, विजुअलाइज थ्रू फोमिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब फ्लूइड और फ्लोक्यूलेशन। कैसे विजुअलाइज होती है, थ्रू द फोमिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब फ्लूइड और फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्या है ये याद रखिएगा, आरपीआर में चारकोल पार्टिकल्स है और VDRL में सिर्फ फ्लोक्यूलेशन के जरिए से हम रिजल्ट देख रहे हैं। दोनों टेस्ट हमने एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट किए। ठीक है, अब अगर आपको लैब डायग्नोसिस का क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले स्पेसिमेन लिखना है कौन सा लेंगे, फिर आपने लिखना है कौन कौन से टेस्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी लिख ली, उसके बाद आपने नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट में दोनों टेस्ट के नाम लिख के बेशक नीचे इकट्ठा लिख दें कि दीज टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। ठीक है, उसके साथ लिखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आरपीआर में चारकोल यूज किया जाता है जो क्लम्पिंग को विजिबल करता है, और VDRL है इसमें से फ्लोक्यूलेशन के जरिए से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इन दोनों का मैकेनिज्म सिमिलर है। आगे हाँ जी, आगे है स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट। ट्रेपोनिमल एंटीजन इसमें यूज किए जाते हैं, यानी कि वो एंटीजन्स जो ट्रेपोनेमा पैलिडम के लिए स्पेसिफिक हैं, वो स्पेसिफिक एंटीजन्स जो है वो स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम यूज करते हैं। ट्रेपोनेमा पैलिडम रिएक्ट्स इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस, FTA, ABS और हीम एग्लूटिनेशन।
ठीक है, जिसको हम TPHA कहते हैं। ये दो एसेज हैं विद स्पेसिफिक ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम। तो ये दो तरह के टेस्ट है इसमें, FTA ABS और TPHA। ठीक है, these antibodies arise within 2 to 3 weeks of the infection and therefore the test results are positive in most patients with primary syphilis। ये टेस्ट फॉर लाइफ पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अब इनकी हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इनमें होता क्या है। जो FDA ABS है, इस टेस्ट का पूरा नाम क्या है? फ्लोरेसेंट ट्रैपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। फ्लोरेसेंट ट्रैपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये जो सेकंड ABS है वो एब्जॉर्प्शन के लिए है, कि फ्लोरेसेंट ट्रैपोनिमल एंटीबॉडी का टेस्ट है। इट इज डायग्नोस्टिक फॉर सिफिलिस। ठीक है, एंटीजन इसमें क्या होता है? होल बैक्टीरिया इज द एंटीजन। बैक्टीरिया की सस्पेंशन बनाते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको स्लाइड पे फिक्स कर लेते हैं, पेशेंट का सीरम उसके साथ मिक्स करते हैं विद एन एब्जॉर्बेंट। इसमें जो एब्जॉर्बेंट यूज होता है कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ नॉन पैथोजेनिक ट्रेपोनेमा। ठीक है, अब क्या होगा कि नॉन पैथोजेनिक ट्रेपोनेमा का जो एक्सट्रैक्ट है या एब्जॉर्बेंट है, इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि अगर कोई एंटी ट्रेपोनेमल एंटीबॉडीज बनी हुई होंगी जो स्पेसिफिक नहीं है सिफिलिस के लिए लेकिन एंटी ट्रेपोनेमल है, ठीक है, तो वो उसके साथ अटैच हो जाएंगी और यहाँ पे हमारा एंटीजन जो है वो फ्री हो जाएगा। फिर हम पेशेंट का सीरम मिक्स करेंगे उसके साथ और फिर हम देखेंगे कि सीरम में अगर एंटीबॉडीज हैं जो स्पेसिफिक हैं इस बैक्टीरियम के लिए, तो वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो डायग्राम में जरा इजी होता है चीज को डिस्क्राइब करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप 1 में क्या है? एंटीजन ट्रेपोनेमा वेलिनस। ठीक है, इसको हमने पेशेंट स्पेसिमेन कंटेनिंग एंटीबॉडी, ठीक है, इसके साथ हमने इसको मिक्स किया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। स्टेप 2 में हमने क्या किया? हमने जो ट्रेपोनेमा है इसको कोट किया विद एंटीबॉडी। दिस कोटिंग कैन बी स्टेन्ड विद अ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? फ्लोरेसेंट कॉन्जुगेटेड एनिमल एंटीसीरम टू ह्यूमन ग्लोबुलिन। इसमें क्या होगा? फ्लोरेसेंस में कलर अपेयर होगा, सेकेंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसमें कलर अपेयर होगा। नेक्स्ट टेस्ट इज TPHA, ट्रेपोनेमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन एसे और TPHA। इसमें क्या होता है? इट इज एन इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन एसे व्हिच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड टाइट्रेशन। हम इसकी डिटेल्स में जाने की बजाय हम इसको पिक्चर में से आसान करके समझ लेते हैं। RBCs पेशेंट के, ठीक है, ट्रेपोनेमा का जो एंटीजन है इसके साथ इनको सेंसिटाइज कर दिया। ठीक है, सेंसिटाइज सेंस के अंदर हमने पेशेंट का सीरम ऐड किया। ठीक है, आरबीसीज को नॉन ट्रेपोनेमल एंटीजन से टैग कर दिया, सेंसिटाइज कर दिया। ठीक है, और फिर ये जो सेंसिटाइज्ड आरबीसीज हैं इनको पेशेंट के सीरम से एक्सपोज किया। अगर पेशेंट के सीरम में इस प्रॉपर नॉन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई होंगी तो आपको एग्लूटिनेशन या थंपिंग नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड TPHA। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? पेंसिलिन जी। ठीक है, बेंजाथाइन पेंसिलिन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पेंसिलिन स्लोली रिलीज होती है और ट्रेपोनेमा जो है ये भी स्लोली ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि पेंसिलिन जो है वो बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन में बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए बॉडी के अंदर मौजूद रहे। इसी तरह न्यूरोसिफिलिस में भी एक्विस पेंसिलिन जी हाई डोजेस में अप्लाई करते हैं। नियोनेट्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स को जैसे ही पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी ट्रीट कर लेना चाहिए, जिस टाइप की भी पेंसिलिन उनके लिए रिकमेंड की जा सके, शुडंट बी डिलेड। अच्छा, अब इसके साथ एक रिएक्शन भी होता है जब ये ट्रेपोनेमा ब्रेक डाउन होते हैं बॉडी में, तो मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट विद सेकेंडरी सिफिलिस हु आर ट्रीटेड विद पेनिसिलिन दे एक्सपीरियंस फीवर, चिल्स, मायाल्जिया एंड अदर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्पटम्स a few hours after receiving the antibiotic। क्यों? ये जो रिस्पॉन्स है ये बेसिकली उस वक्त होता है जब ये ट्रेपोनेमा डिस्ट्रॉय होते हैं और इनकी जो सब्सटेंसेस हैं, एंडोटॉक्सिन लाइक सब्सटेंसेस हैं, वो बॉडी के अंदर रिलीज होती है। तो उसके बाद ये जेरिश अल्जाइमर रिएक्शन ये अगर करता है। ठीक है, पेशेंट शुड बी altered to this possibility, advised that it may last for up to 24 hours and told that the symptomatic relief can be obtained with aspirin। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये किसी भी स्पाइरोकीट के ट्रीटमेंट के बाद अकर कर सकता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये जो TNF रिलीज हो रहा होता है ना इनके ब्रेकडाउन से, ये उसकी वजह से होता है। Prevention, it depends on early diagnosis, adequate treatment,
ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करिए, देयर इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सो दे शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट एंड दे शुड यूज द बैरियर मेथड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक आफ्टर सस्पेक्टेड एक्सपोजर एंड सर्जिकल फॉलो अप। हमेशा दोनों पेरेंट्स को, दोनों पार्टनर्स को आपने ट्रीट करना है। ऐसे नहीं करना कि एक को ट्रीट करते किसी भी पेशेंट में अगर आप ये डिजीज आइडेंटिफाई करते हैं, यू हैव टू रिपोर्ट द डिजीज टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स। और इसका जो पार्टनर है, यानी कि अगर मेल ने प्रेजेंट किया है तो फीमेल को, जो उसकी वाइफ को भी आपने ट्रीट करना है, और अगर फीमेल ने प्रेजेंट किया है तो उसके हस्बैंड को भी आपने साथ ट्रीट करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो डेंटिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ट्रेपोनिमा आर आल्सो प्रेजेंट इन दी ओरल कैविटी, और इनमें से जो प्रीडोमिनेंट स्पीशीज है वो ट्रेपोनिमा डेंटिकोला है इसका नाम। ठीक है। सो ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं ओरल कैविटी के अंदर, और इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि बेसिकली सबजिंजाइवल ओरल स्पाइरोकीट है। इट हैज बीन एसोसिएटेड विद मेनी पेरियोडोंटल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल अर्ली स्टेज ऑफ पेरियोडाइटिस एंड एक्यूट पेरिकोर्डाइटिस, पेरिकोरोनाइटिस सॉरी, इंफेक्शन ऑफ द गम टिश्यू कवरिंग द पार्शियली इरप्टेड टूथ। ठीक है। इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, इसमें जो है सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम की, एंड इट इज मोर कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो ट्रेपोनिमा कॉज करते हैं। कि यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जिंजिवाइटिस आपको इन डायग्राम्स में राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ट्रेपोनिमा डेंटिकुलर इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज बुरीलिया। सो वी हैव 20 मिनट्स, आई थिंक हम इसमें इसको भी कवर कर लेंगे। ओके, सो बुरीलिया क्या है? इरेगुलर लूजली कॉइल्ड स्पाइरोकीट्स हैं, स्टेन रेडिली विद डायम्सा स्टेनिंग एंड अदर स्टेन्स। इट कैन बी कल्चर्ड इन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया कंटेनिंग सीरम और टिश्यू एक्सट्रैक्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखने के लिए कि इनकी ट्रांसमिशन आर्थ्रोपोड्स के जरिए से होती है। दे कॉज टू मेजर डिजीजेस, जिसमें से एक लाइम डिजीज है और एक रिलैक्सिंग फीवर। Classification: Borrelia burgdorferi, it causes Lyme disease. Borrelia recurrentis and Borrelia hamsai, they causes the relapsing fever. ठीक है। और बोरेलिया मियामोटोए ये क्या करता है? रिलैक्सिंग फीवर, रिलैक्सिंग लाइट फीवर। ओके, सो बोरेलिया बर्जोफेरी की बात हो रही है सबसे पहले। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली स्पाइरोकीट्स है that can be visualized by dark field microscopy and by Diamsa and silver staining। ठीक है, लाइम डिजीज कॉज करते हैं, और इस डिजीज को लाइम डिजीज के अलावा लाइम बोरेलियोसिस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली टिक-बॉर्न डिजीज है, मोस्ट कॉमन वेक्टर-बॉर्न डिजीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं सीडीसी। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द टिक। ठीक है, एक्सोड्स कहते हैं इस टिक को, ये इसका मेन वेक्टर है। जो एक्सोड्स कैपिलैरिस है, ये ट्रांसमिट करती है 3 डिजीजेस, 2 बैक्टीरियल डिजीजेस, लाइम डिजीज एंड ह्यूमन ग्रेन्युलोसिटिक एलिकियोसिस एंड द प्रोटोजोआ डिजीज बेबिसियोसिस। ठीक है, ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपने इसके हिसाब से याद रखनी है। The main reservoir for the organism consists of small mammals, especially the white-foot mouse, upon which the nymphs feed. ठीक है, nymphs क्या होती हैं? इनकी जो larval form है। Large mammals, especially deer, they are obligatory host in the tick's life cycle, but are not an important reservoir of the animal। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा लाइफ साइकिल इसका बताया हुआ है कि जो ये टिक्स के एग्स हैं, ठीक है, लार्वा आप देख रहे हैं नॉट इन्फेक्टेड, लेकिन जब ये लार्वल से एडल्ट फॉर्म में जा रहा है तो मीनवाइल इसके लाइफ साइकिल का एक कंपोनेंट है जो माउस के अंदर अकर कर रहा है कि यहाँ से ये एक्वायर करेगा बोरेलिया बर्जोफेरी को, जो कि स्पाइरोकीट है। ठीक है, देन द एडल्ट टिक इज इन्फेक्टेड एंड इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। ये आप देख सकते हैं टिक के पिक्चर है, ये एक्सोड्स टिक है। of the tick, it transmits the disease more often than the adult and larval stages। ठीक है, जो छोटी स्टेज में है इसको ट्रांसमिट करती है larval stage में। Nymphs, they feed primarily in the summer, which accounts for high incidence of the disease during the months from May to September। Tick must feed for about 24 to 48 hours। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसमिट करेगी infectious
transmitted infectious disease. This implies that inspecting the skin after being exposed can prevent the disease. जैसे हमने रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की केस में भी पढ़ा था कि हमेशा पेशेंट के जो बॉडी एरियाज जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, यानी कि उसके हैंड्स, उसके फीट और पार्ट ऑफ हिज आर्म्स, ठीक है, इनको आपने हमेशा अच्छी तरह से एग्जामिन करना है ताकि आपको पता चले कि इसमें कोई टिक अटैच तो नहीं हुई। समटाइम्स जो रिमूवल ऑफ टिक है उसकी वजह से डिजीज को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, दे कैन इजीली बी मिस्ड एंड देयर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। पैथोजेनेसिस क्या है? ऑर्गेनिज्म बेसिकली स्प्रेड करता है बाइट साइड से टू द सराउंडिंग टिश्यूज, उसके बाद ये डिसेमिनेट कर जाता है ब्लड के थ्रू, बैक्टीरिया हो जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में एंटर होगा, स्पेशली इन द हार्ट, जॉइंट्स एंड सीएनएस. There are no exotoxins, enzymes, or other important vigilance factors have been identified. Note that the organism must adapt to two markedly different hosts, tick and mammal, either mice or humans. ठीक है, दो होस्ट इसको जरूरी है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जिनमें से एक जो है वो मैमल होगा और दूसरा टिक है. It does so by changing the outer surface protein, and these outer surface proteins they vary antigenically with the humans. Multiple episodes of Lyme disease are due to reinfection. Okay, early localized होगी within 1 month, then early disseminated 1 to 4 months, then late chronic more than 4 months. ये इसकी stages है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स कैसे अपेयर होंगी, क्या नजर आएगा? 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. स्टेज 1 जो अर्ली लोकलाइज स्टेज है, इसमें देयर इज एरिथेमा क्रोनिकम माइग्रेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एरिथेमा माइग्रेंस. इसमें क्या है? एक्सपेंडिंग एरिथमेटस मैक्युलर रैश दैट ऑफन हैज अ टारगेट और बुल्स आई अपीयरेंस. ठीक है, तो ये एक की वर्ड है इसके लिए. लाइम डिजीज के साथ आपने हमेशा याद रखना है बुल्स आई रैश या फिर ये जो एरिथेमा माइग्रेंस, ठीक है. The rash appears between 3 and 30 days after the tick bite. Both the tick bite and the rash are painless, non-pruritic. ठीक है, आगे हम माइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ स्किन लेयर्स अपेयर करती हैं, इसलिए ये प्यूराइटिस या इचिंग जो है इसका एक मेन रोल होता है डायग्नोसिस में. ठीक है, बुल्स आई रैश भी आ गया और उसके अंदर कोई इचिंग भी नहीं है, कोई पेन भी नहीं है. May be accompanied by non-specific flu-like symptoms like fever, chills, fatigue, headache. Secondary skin lesions are frequently arthralgias that are joint pains, but not arthritis. Joint inflammation नहीं है, ठीक है. और another finding in the early stage, approximately 25% of the cases of Lyme disease, no rash is seen. तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो है एक्सोड स्टिक आपको नजर आ रही है इन द लेफ्ट हाफ, और राइट हाफ में आपको बुल्स आई रैश नजर आ रहे हैं जिसके अंदर कोई इचिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, इट इज लोकलाइज्ड. इसको एरिथेमा माइग्रेंस भी कहते हैं. स्टेज 2 लाइम डिजीज क्या है? इन स्टेज 2 अर्ली डिसेमिनेटेड डिजीज, इट अकर्स वीक्स टू मंथ्स लेटर. Cardiac and neurological involvement predominates. Myocarditis can also be seen. It can be accompanied by various forms of heart blocks and acute aseptic meningitis and cranial neuropathies such as palsy. They are prominently seen during this stage. ओके, सो इसमें और क्या चीजें आपको नजर आ सकती हैं? बायलैटरल फेशियल पैल्सी हो सकती है, हाईली सजेस्टिव है लाइम डिजीज के लिए. पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है. लेटेंट फेज भी हो सकता है, दैट मे बी लास्टिंग वीक्स टू मंथ. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मायोकार्डाइटिस इंडिकेटेड इन दिस पिक्चर. फीवर हो रहा है हार्ट को. ओके, यहाँ पे आप बेल्स पल्स देख सकते हैं. ये देखिए आपको इस हाफ में फेस के ग्रुपिंग ऑफ द आईलिड्स, ठीक है, मसल्स भी और ये फेस भी. ठीक है, ये 2-3 चीजें इसमें से ये आप क्लियरली इसको याद रख सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द स्टेज 3. स्टेज 3 में क्या होता है बच्चों? स्टेज 3 में बेसिकली डिसेमिनेटेड डिजीज है. लेट डिसेमिनेटेड डिजीज में क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. आर्थराइटिस
जॉइंट पेन हो जाएगी लार्ज जॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल नीज में, ठीक है। इसके अलावा लाइव आर्थराइटिस इज थॉट टू बी ऑटोइम्यून इन ओरिजिन एंड एन्केफेलोपैथी कैन आल्सो अकर इन द स्टेज 3, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू रिमेंबर, आप याद रखिएगा कि ये एक जोर स्टिक है, ठीक है, और ये इसमें आपको एक बुल्स आई या टारगेट रैश शो किया हुआ है, ठीक है। और दिस इज द ह्यूमन एंड दिस इज द टिक जिसके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल की दोनों स्टेजेस complete करना। Then coming towards the lab diagnosis is typically made serologically, ठीक है। हम एंटीबॉडीज के जरिए से डिटेक्ट करते हैं, either IgM एंटीबॉडी और a rising titer of IgG एंटीबॉडी with ELISA, ठीक है। IgM is typically detectable 2 weeks after the infection। ये हम प्राइमरी एक्सपोजर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर जब भी किसी इंडिविजुअल का इन बैक्टीरिया से होगा या किसी भी एंटीजन से होगा, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद इसके अंदर IgM एंटीबॉडीज क्लियरली विजिबल होने लगेगी, ठीक है, डिटेक्टेबल होगी। और पीक कब आती है? 3 to 6 weeks, 30 days after the infection. The test for IgG are more reliable. A positive test result should be confirmed with a Western blot, और PCR जो है वो डिटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म के DNA को, तो PCR is also always reliable। ट्रीटमेंट में स्टेज 1 डिजीज में डॉक्सीसाइक्लिन एमॉक्सिसिलिन, लेट स्टेज डिजीज में सेफ्ट्राइजोल, और इसके अलावा प्रिवेंशन में वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ठीक है, ये जनरलाइज्ड प्रिवेंशन है। एग्जामिन द स्किन ऑफ द पेशेंट फॉर टिक्स, एनी पर्सन बिटन बाय अ tick should be advised to watch carefully for a rash or a flu-like symptoms for the next 3 weeks. If the percentage of infected ticks is high in an area and the length of contact of a person is more than 48 hours, then we can give prophylactically, we can give doxycycline. ये एंडेमिक टिकबॉर्न डिजीज और एपिडेमिक टिकबॉर्न लाउसबॉर्न जो है वो लाउसबॉर्न है, और एंडेमिक जो है टिकबॉर्न है। तो इनकी जो वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो टिकबॉर्न डिजीज है उसमें टिक है, और उसकी लाइफ साइकिल में टिक और मैमल दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। और जो एपिडेमिक है, जो आउटब्रेक्स है, वो लाउसबॉर्न होते हैं, जिसमें लाइफ से बॉन्ड होती हैं, बॉडी लाउस की होती हैं, और इनकी लाइफ साइकिल में भी 2 वेक्टर्स हैं, इनमें से एक ह्यूमन है और एक ये लाउस है, ठीक है। एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद आउटब्रेक्स एंड दे आर एसोसिएटेड विद poor hygienic conditions. तो इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये मिडगट कोलोनाइजेशन दिखाई दी है, ठीक है, और इसके अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये यू कैन सी द बैक्टीरिया ट्रांजिशन फ्रॉम मिडगट टू सेलिब्री ग्लैंड्स की इसने अपने मील के साथ इंजेस्ट कर लिए, ठीक है। ये इसकी गट से इसके सेलिब्री ग्लैंड में आएंगे, और जब ये ह्यूमन को जाके बाइट करेगा, तो या जिसको अपने होस्ट को जब बाइट करेगा 10 to 14 डेज बाद ये ट्रांसमिट कर देगा इस इन्फेक्शन। वॉइस क्लियर नहीं है? Is it better? Okay. So next is the relaxing fever. Rodents and other small animals are the main reservoirs. The species of Borrelia, they are passed trans-ovarian in the tick. इसको क्या कहते हैं कि ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि ये हम टिक के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं बच्चों। दिस लेक्चर इज बीइंग टेकन फ्रॉम द कैंपस, ठीक है, सिंस वी हैव अ मीटिंग टुडे, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा शोर आ रहा है, तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करके ना इसको बस जल्दी जल्दी अब खत्म कर लेते हैं, ठीक है। Rodents and other small animals, they are the main reservoirs. The species of Borrelia, they are passed trans-ovarially in the ticks, यानी कि मदर से ऑफस्प्रिंग में टिक के अंदर, ठीक है। इसी वजह से ये डिजीज फिर एंडेमिक हो जाती है। During infection, the arthropod bite introduces the spirochetes, which then multiply in many tissues. The most striking feature of the Borrelia is their ability to change the surface protein antigens. With each relapse, a new antigenic variant arises, ठीक है। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है, ये आपने इसमें से याद रखना है। बोरेलिया का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? द एबिलिटी टू चेंज द सरफेस प्रोटीन एंटीजेंस। अपने सरफेस प्रोटीन एंटीजेंस को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स इनको ओवरलैप ना कर सके और हर रिलैप्स के साथ एक नया एंटीजन इसका अकर कर जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये रिलैप्सिंग फीवर का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, राइगर, हेडेक, मायल्जिया। तो ये एक पीक आ रही है इसमें, ठीक है, फिर स्वेटिंग, वीकनेस, यहाँ पे फीवर कम हो रहा है। देन अगेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, हेडेक, मायल्जिया पेशेंट को ऑब्जर्व हो रहा है, फिर स्वेटिंग है, वीकनेस है, ये एक डाउन, और ये फिर अगेन रिलैप्स है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ओके। सिम्टम्स ऑफ रिलैप्सिंग फीवर, इसमें आपको क्या क्या चीजें पेशेंट कंप्लेन करता है? देयर इज फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, ये सारे आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ये तो सारे सिम्टम्स किसी भी फीवर में हो सकते हैं। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलैप्स ऑफ द फीवर। So diagnosis is usually made by seeing the large spirochetes in the stained smear of the peripheral blood. स्पाइरोकिट्स जो है वो पेरिफेरल स्फीयर में नजर आएंगे। इट कैन बी कल्चर्ड इन स्पेशल मीडिया। सीरोलॉजिकल टेस्ट आर रेयरली यूजफुल। टेट्रासाइक्लिन may be beneficial early in the illness and it may prevent the relapse of the disease। यानी कि जो बार बार एपिसोड्स आ रही हैं इनको टेट्रासाइक्लिन किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है। अवॉइडेंस ऑफ द आर्थ्रोपोड वेक्टर्स इज द बेस्ट मींस ऑफ प्रिवेंशन। अब ये हम एक साइड में इसको कवर कर लेते हैं, बोरेलिया मियामोटोए को। ये क्या करता है? ये भी इसी तरह की डिजीज कॉज करता है, रिलैप्सिंग फीवर जैसी। और ये एक सोड स्टिक ही इसकी भी पॉजिटिव वो है, वेक्टर है। क्लिनिकली ये डिजीज कैसे स्टार्ट होती है? फ्लू लाइक सिम्टम्स है, फीवर, हेडेक, माइल्जिया अकम्पनीड बाय हेपेटाइटिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक मोर सिवियर फॉर्म भी है। रिलैप्सिंग एपिसोड्स अगर डायग्नोसिस इसकी सीरोलॉजिकली करते हैं, आईजीएम एंटीबॉडी चेक करनी है, पीसीआर करना है, ठीक है, और डॉक्सीसाइक्लिन और सेफ्ट्राइक्सोन को आप इसके ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। और इसकी प्रिवेंशन में अगेन एक तो वेयरिंग द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इसके अलावा परमेथ्रिन। परमेथ्रिन एक ड्रग है जो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें से स्केबीज भी है और दूसरी आप ये देख सकते हैं कि जो रिलैप्सिंग फीवर लाइक सिंड्रोम है उसके लिए। नेक्स्ट इज अ स्मॉल बैक्टीरियम। स्मॉल इन अ सेंस कि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं दी हुई है पढ़ने के लिए, तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं क्योंकि वी जस्ट लेफ्ट विद 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं, हमारा टेस्ट का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेप्टोस्पाइरा, लेप्टोस्पाइरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, highly coiled spirochetes with hooked ends. They stain poorly with dyes. They cannot be seen by light microscopy, but they can be seen by dark field microscopy. They grow in bacteriological media containing serum. Leptospira interrogans is the cause of leptospirosis disease। अच्छा, अब यहाँ तक आपको ये पिक्चर देख के एक अंदाजा हो रहा होगा कि it has something to do with rats। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चूंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग नजर आ रही है कि तो रैट के साथ ये इन्वॉल्व है। ओके, दिस येलो कलर इंडिकेट्स व्हाट? एक्सक्रीटा ऑफ द रैट। ठीक है, और अगर ये एक्सक्रीटा जो है रैट की, इनसे कोई ऐसा पर्सन एक्सपोज होता है जिसकी स्किन में एक ब्लीच भी है, दिस बैक्टीरिया गोइंग टू एंटर द बॉडी। ठीक है, so transmission, infected animals including rats and other rodents, domestic livestock, household pets for example dogs, they are most important reservoirs। तो रैट को आपने सबसे ज्यादा याद रखना है, इसमें rodents और रैट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इसकी क्लिनिकल सिनेरियो जिससे रिलेटेड बनते हैं। These animals excrete leptospiras in urine which contaminates the water and soil। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल सिनेरियो मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह का ही कुछ बनेगा, जिसमें जो है ये कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक का जिक्र होगा, या फिर स्विमिंग इन कंटामिनेटेड वाटर का होगा, या फिर somehow or the other rat या rodent excreta का जिक्र होगा। Outbreaks have occurred among participants in adventurous tours involving swimming in contaminated waters। इसमें miners, farmers, people who work in sewers, they are at high risk। तो जो सीवेज को जो लोग डील करते हैं वो हाई रिस्क पे है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होती।
Pathogenesis में human infections they result when the leptospiras are ingested or pass through mucous membrane or skin. And Leptospira interrogans, it binds to the variety of cells and extracellular matrix such as fibroblast, monocyte, macrophages, endothelial cells, and kidney epithelial cells. Binding of Leptospira to these cells enables it to disseminate and persist in the host bodies. तो इसके टारगेट सेल्स कौन कौन से हैं? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स और रीनल एपिथेलियल सेल्स। इनके साथ ये बाइंड कर जाता है, डिसेमिनेट करता है बॉडी में, ठीक है, और होस्ट बॉडी के अंदर परसिस्ट करता है। ये सर्कुलेट करते रहते हैं बॉडी में, जो आरबीसी मेम्ब्रेन्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं, ऑर्गन्स में जाके मल्टीप्लाई करती हैं, फीवर कॉज करती हैं, लिवर डिसफंक्शन अगर करेंगे तो जॉन्डिस की सूरत में अफेयर होगा, किडनी डिसफंक्शन करेंगे यूरीमिया के तौर पर जाहिर होगा, और अगर लंग में कोई डैमेज कॉज करेंगे हेमरेजेस हो सकते हैं, सीएनएस में करेंगे तो ये तकलीफ मेनिंजाइटिस हो सकता है। दिस इज स्टिल अ सिंपलर लाइफ साइकिल। इसमें मेमेलियन रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, लेप्टोस्पाइरा इज इन द यूरिन, कंटामिनेटेड वाटर के सॉइल के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, और ये फ्री लिविंग लेप्टोस्पाइरा जो है ये इसी तरह से ये इन एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं, इनके यूरिन में आगे जाके एक्सक्रीट। Clinical findings typically biphasic illness है, fever, chills, intense headache, conjunctival suffusion, diffuse reddening of the conjunctiva, ये early disease में होती है। Then there is the period of resolution, और second जो है वो immune failure is most often characterized by finding of the aseptic meningitis, and in severe cases liver damage or jaundice or impaired kidney function can be seen. बाइफेजिक डिजीज है, इनिशियल स्टेज में फीवर वगैरह के सिम्टम्स हैं और सेकंड स्टेज में न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन होता है। सो लेप्टोस्पाइरोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स. इट इज कॉज्ड बाय corkscrew shaped bacteria of the genus Leptospira. Rats and other rodents are most important carriers. They can infect all kinds of wild and domestic animals. इन जो रैट्स वगैरह है इनके जो यूरिन या एक्सक्रीटा है दे कैन कंटामिनेट द सॉइल एंड मड, और ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे एंटर होते हैं? स्किन में कोई ब्रीच है और आप ड्यूटेड वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, या फिर कोई सीवरेज डील करने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से जो कांटेक्ट में आएंगे यूरिन से या अदर बॉडी फ्लूइड से, except saliva from the infected animals, they contact with water, soil or food contaminated with urine of the infected animals. ठीक है, इसके अलावा स्किन ब्रोकन फ्रॉम अ कट और स्क्रैच, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक मेनिंजाइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीज, लिवर फेलियर एंड इवन डेथ। लैब डायग्नोसिस इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। So it is based on the history of the possible exposure, suggestive of the clinical signs and marked rise in IgM antibody titers. Occasionally इनको blood और urine culture से भी isolate किया जा सकता है। Treatment and prevention जी, सो ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन जी, और इसके अलावा यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंशन में अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, डॉक्साइक्लिन जो है इसके प्रिवेंशन के लिए यूज किया जा सकता है ओनली इन द इंडिविजुअल्स दैट आर एक्सपोज्ड टू द बैक्टीरिया, और इसके अलावा अवॉइड wading or swimming in the flood. That's all. So today's lecture is over, and with this we come to an end of the gram-negative bacteria. It is a novel unit. इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं, और आपका जो टेस्ट है इसका वो 7 जुलाई को है। ये आप लोगों ने अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। टेस्ट का पैटर्न सेम है, 4 SCQs, 40 MCQs, ठीक है, टाइम लिमिटेड होगा, आपको सिलेबस बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए प्लीज स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक। और अदरवाइज अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। एंड इन द अपकमिंग वीक्स वी विल हैव टू गो अ लिटिल फास्टर, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा पेस करना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ लेक्चर्स रहते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी अब इंटेंशन ये है कि हम आपको सिलेबस कवर करवा के जल्दी से जल्दी रिवीजन स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि आप लोग अपनी पढ़ने की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा दें। That's all for today's lecture. If anybody wants to ask a question, you're most welcome.